नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मध्य प्रदेश शासन के पुलिस विभाग में पदस्थ स्पेशल डीजी शैलेश सिंह ने कहा, तेजी से बदल रहे सामाजिक परिदृश्य में सरकार और सिस्टम को बदलना होगा। इसी महीने रिटायर होने जा रहे स्पेशल डीजी ऑफ मध्य प्रदेश पुलिस ने बेबाकी से अपनी बात रखी और मुफ्त की रेवड़ी सहित साइबर क्राइम सहित अब कई मुद्दों पर हमारे एडिटर इन चीफ देवेंद्र जायसवाल के साथ चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक अश्वमेघ न्यूज चैनल और आज हमारे साथ मध्य प्रदेश पुलिस के ऐसे एक विद्वान पुलिस अधिकारी हैं श्री शैलेंद्र सिंह, जो कि स्पेशल डीजी है मध्य प्रदेश शासन में, और हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। एक बड़ा ही नॉलेज भी रखते हैं जीवन के इस चक्र का, दुनिया का और कैसे पृथ्वी का विकास हुआ। हम सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं क्या कहना चाहेंगे सर, आप किस तरह से मानते हैं कि जो एक पहले क्या था दुनिया में और अब क्या बदलते जा रहा है? देखिए, पहले तो मेरा नाम शैलेश सिंह है, ठीक है। कुछ छोटी सी बात है, दुनिया में कोई बदलाव नहीं। पृथ्वी का जीवन जो है, पृथ्वी के जीवन लगभग 4600 मिलियन ईयर्स 460 करोड़ साल मनाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे लगातार घूम रही है, तो उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत स्लो हो रही है, 1 मिली सेकेंड कुछ 1 साल में स्लो हो जाती है, तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है? विकास का सिंपल सी चीज है, पृथ्वी के विकास के मॉडल का एनालिसिस करेंगे आप, तो पृथ्वी सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है, करेक्ट। पृथ्वी के मॉडल के में देखा जाए तो पृथ्वी पे इनपुट क्या क्या है, क्या क्या पृथ्वी पे आ रहा है। तो पहली चीज पृथ्वी पे आ रही सूरज की किरणें आ रही है। दूसरी चीज पृथ्वी पे क्या चल रहा है, समय लगातार चल रहा है। तीसरा पृथ्वी पे क्या आता है, मीटियोर्स, उल्कापात बोलते हैं। कोई चौथी चीज पृथ्वी पे नहीं आती, केवल ये तीन ही चीजें आ रही है। तो पृथ्वी का विकास हुआ है 460 करोड़ सालों में, केवल इन्हीं तीन ही चीजों से हुआ है। तो चौथी चीज है, चौथी चीज है मनुष्य के द्वारा बनाई गई, मनुष्य का श्रम। केवल मनुष्य ही श्रम कर सकता है। तो अब कैपिटल क्या है, कैपिटल समझते हैं। कैपिटल पूंजी क्या होती है, मनुष्य श्रम को इकट्ठा कर लिया। एक आदमी ने मतलब ईंटों को मिट्टी खोदी, उसने उसको जो है ईंटें बनाई, तो ईंटों 100 ईंटें बन गई, तो उसका श्रम कैपिटल बन गई है। तो कैपिटल हो गया मनुष्य का श्रम। उससे अगली चीज कई हजार पीढ़ियों का श्रम, वो इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो जाता है। 10 लाख साल पहले मनुष्य होमोसेपियंस, हम लोग मनुष्यों को होमोसेपियंस कहते हैं, और हम लोग होमोसेपियंस सैपियन थिंकिंग मैन है। तो 10 लाख साल पहले आदमी अन्य जानवरों जैसा था, जैसे कि अन्य जानवर गाय, कुत्ता, बगल में बैठा हुआ तोता जो है, तो 10 लाख साल पहले भी वैसे ही थे। पर मनुष्य का दिमाग डेवलप हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी डेवलप हो गया। तो अल्टीमेटली मनुष्य का विकास कैसे हुआ है, उनकी श्रम करने की क्षमता और अगली पीढ़ी को देने की क्षमता। एक पीढ़ी जब कोई श्रम खोज करती है तो अगली पीढ़ी को देके चली जाती है। इससे पृथ्वी का विकास हुआ है। तो पृथ्वी पे मान लो कितने लोग हैं अभी, 800 करोड़ लोग हैं। हर आदमी मान लीजिए 1 घंटे काम कर रहा है, प्रोडक्टिव काम, उत्पादन काम, खोज का काम, रिसर्च काम, सफाई का काम, कोई भी काम कर रहा है। तो पृथ्वी में टोटल कितना काम हो रहा है, हर आदमी 1 घंटे काम कर रहा है। टोटल पृथ्वी का इनपुट कितना हो गया, 800 करोड़ घंटे। वही विकास का कारण है। यदि विकास बढ़ाना है तो पृथ्वी को 900 करोड़ घंटे रोज श्रम करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा डेवलप देशों में ज्यादा काम करना पड़ता है। केवल प्योर इनपुट है मनुष्य का श्रम। सर, लगातार दुनिया बदलती रही। कहीं पर जैसे पहले मुद्राओं का चलन क्या था, आज मुद्राओं का एक स्वरूप बदल गया है। लेकिन जो है अब जो है साइबर फ्रॉड होने लगा है, क्योंकि तेजी से विकास हुआ और आज हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा और किस तरह से इसको रोका जा सकता है, क्योंकि आप साइबर सेल में भी रहे हैं और जिस तरीके से आपने काफी कंट्रोल किया। देखिए, मैंने कहा अभी कि मनुष्य श्रम से विकास हुआ है। अब जब एक चीज हो गई है तो ट्रांजेक्शन उससे भी अगली, जब पहले बार्टर सिस्टम था, यानी आप 1 किलो लोहा लेके जाओ या कोई ईंट लेके जाओ तो आपको कुछ सब्जी मिल जाएगी, उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। फिर बाद में कौड़ियां आई, तो मैंने जब एक्सचेंज, आदमी जो श्रम करता था एक दूसरे का एक्सचेंज करेगा अपने अपने श्रम का, तभी तो विकास बढ़ेगा, ठीक। तो उसके बाद फिर करेंसी आई, चेंज तेजी से जो है, आप जो है तेजी से एक्सचेंज हो गया। आपने जूते बनाए और जूते बना के रख लिए, वो किसी और चीज से कन्वर्ट कर दिया तो आपको इतनी घड़ियां मिल गई। तो एक्सचेंज के लिए आपका जो है करेंसी आई, पहले आए कौड़ियां आई, फिर कौड़ियों से नकली कौड़ियां बन सकती थी। तो उसके बाद फिर पुराने समझदार लोग थे, जो राजा भी कह सकते थे या जो उस वक्त के समाज थे, तो उन्होंने फिर गोल्ड, क्योंकि बहुत कम मिलता था, तो गोल्ड को एक मानक बनाया गया, उससे एक्सचेंज होता था। फिर उसके बाद उससे भी नहीं पार पाए, एक्सचेंज सही से नहीं हो रहा था, तो फिर क्या किया गया, एक्सचेंज तेज कराने के लिए उन्होंने करेंसी का डेवलप, पेपर करेंसी डेवलप हुई है।
जैसा कि आपसे बात कर रहा था कि पहली बार पेपर करेंसी चाइना में आई 800 ईस्वी वगैरह में आई है, परंतु इंडिया वगैरह में तो 19वीं शताब्दी 1830-20 जब भी आई होगी लगभग, जब 1860 आप कह रहे हैं 1860 तो मतलब वो श्रम का फास्ट यूज हो, तेज करने के लिए नए नए तरीके ढूंढे गए। अब एक्सचेंज के फास्टेस्ट तरीके आ गए, पेटीएम वगैरह आ गए, पोलो खर्च से एक्सचेंज आएगा, तो सारी प्रॉब्लम। अब जब एक्सचेंज हो गया तो फ्रॉड भी शुरू हो गए कि बिना श्रम किए लोग जो है श्रमिकों का बिना श्रम किए वो सीधे करेंसी को छाप देते थे, जबकि सिस्टम ऐसा नहीं चाहिए। जो जब राजा वगैरह थे तो जितनी मार्केट में वैल्यू होती थी गोल्ड की, उतना ही गोल्ड जो है एक मुद्रा में होता था। वो क्यों नाराज चेंज होता था, जब मुद्रा बढ़ जाती थी, मुद्रास्फीति हो जाती थी, तो फिर गोल्ड कम कर दिया जाता था, गोल्ड फिर कम कर दिया था, वेट कम कर दिया। बहुत कठिन था, नहीं तो क्या करेंगे, मार्केट है, सिक्के डाल दिए आपने, करेक्ट ना। अब सिक्के बनाने में जितना खर्चा आ रहा है, ठीक है ना, तो और छापने में जितना खर्चा, क्या बदमाशी करते थे कि नकली सिक्के बना लिए। तो मेन चीज कंट्रोल नहीं करना था, लोग नकली सिक्के ना बना पाए, तो नकली सिक्के नहीं बनाए, उससे भी लोगों को फुर्सत आई। और अब तो अभी अब क्या हो रहा है कि ये जो ई ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें इतने फ्रॉड हो रहे हैं कि है आपने श्रम किया नहीं है और आप जो चीटिंग लगातार हो रही है, छल हो रहा है लगातार। तो ये सरकार का मेन काम, मैं पहले ही बोलता रहा हूँ, सरकार के लेवल नहीं बोला हूँ, पर मैं बोलता था हर जिले में एक ऑफिसर होना चाहिए, चेक करे कि नोट कितने नकली घूम रहे हैं। नकली नोट चलने के लिए हर जिले में कम से कम 4-5 इंस्पेक्टर रहे और उनका बेसिक एक मिशन बनाया है कि नकली नोट ना बना पाए कोई। बार बार हम देखते हैं ना, पर देखिए पूरे हिंदुस्तान में अभी भी कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं होता कि असली नोट है नकली नोट है, ये बताने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। मैं छिंदवाड़ा में खुल के बताता हूँ, छिंदवाड़ा जिले में एसपी था मैं, 98 की बात होगी, तो 5 लाख के नकली नोट पकड़ाए गए। तो चेक वेक कराया तो उसने बोला असली नोट, चोर ने बताया नकली नोट है। बैंक स्टेट बैंक वाले ने बोला सर ये तो असली नोट है। हमने कहा भाई चोरी बोल रहा है। फिर हमने भेजा, कहाँ पे, नागपुर में बगल था, वहां पे भेजा एक टीम को, पता करके आओ। उनने देख के बताया, रिकॉर्ड नहीं लिया, उन्होंने कहा था ये सब नकली नोट है। वो उसने बड़ी मुश्किल से बता पाए। तो हर जिले में एक होना चाहिए सिस्टम कि बता सके जो जिन नोटों से विकास हो रहा है, जो करेंसी से विकास हो रहा है, वो असली है कि नकली, ये जानने के लिए हर जिले में कम से कम जितने मध्य पूरे हिंदुस्तान में होंगे 500-1000 जिले होंगे, हर जिले में 5-5, 10-10 इंस्पेक्टर रहे जो लगातार नजर रखें कि नकली नोट तो नहीं चल रहे। एक खास बात अभी बहुत ही बढ़िया एक जो है कंट्रोल, हम कोई देश बनाते हैं, हमने देश बनाया 1947 में, उसके पहले छोटे छोटे रजवाड़े थे, जिन भी कारणों के बाद देश बनकर के देश बना, तो उसका संविधान लिखा जाता है। संविधान लिखा गया, अम्बेडकर साहब की अगुवाई में लिखा गया, माना जाता है, यही उनकी अगुवाई में लिखा गया। संविधान हम सबके बीच में लिखित समझौता है, हम सब इसको मानेंगे। तो जब उस देश के आप नागरिक बनते हैं तो क्या क्या मिलेगा, उसको बोलते हैं मूल अधिकार। जैसे कोई क्लब आप ज्वाइन करते हैं ना, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना कि आप क्लब ज्वाइन करेंगे तो स्विमिंग आप हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप क्लब के जिम का उपयोग कर सकते हैं, उसके साथ संविधान लिखा था। क्योंकि जब क्लब के मेंबर बनेंगे तो क्या क्या मिलेगा, उसी तरह भारत के आप नागरिक बन गए तो क्या क्या मिलेगा, उसको बोलते हैं मूल अधिकार। क्या क्या भारत के नागरिक को मिलेगा, उसमें सबसे मेन अधिकार क्या है, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। यानी उसमें का सेंटेंस वो याद है मोटा मोटा कि आपका जीवन बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अपनाए बिना समाप्त नहीं किया सकता है, जीवन आपका चलता रहेगा। जीवन जीने का अधिकार है मेरा, नहीं समझ में आया कि मेरा जीवन कोई ले नहीं सकता है। यदि कोई मर्डर भी करता हूँ, किसी लिए मैं मान लो फांसी की सजा होती है, या मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी, तो मुझको सीधे नहीं अरे फांसी लटका दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर गोली मार दिया, महात्मा गांधी को ही गोली मार दी गई थी, तो उसके लिए जांच की जाएगी, प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उस जांच प्रक्रिया के अनुसार ही आपका जीवन लिया जाएगा। तो राइट टू लाइफ बेसिक लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार मूल अधिकार है। परंतु मेरा ये कहना है, जीवन जीने का अधिकार मूल अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है, पूरी दुनिया में माना जाता है, पर जीने के लिए आपको जीविकोपार्जन का भी तो होना चाहिए। राइट टू लाइफ ठीक है क्या, टू लिव यू नीड लिवलीहुड, जीने के लिए जीविकोपार्जन चाहिए ना कोई, तो मुझको भी मेरे काम मुझको जीवन जीने के अधिकार के बाद जीविकोपार्जन का अधिकार होना चाहिए। तो ये सरकार की ड्यूटी होनी चाहिए कि हमको काम दे, जो भी हमारे हिस्से में काम है। भारत में मान लो कुल काम 100 करोड़ यूनिट का काम है, वो मैं एक आदमी हूँ, 1 यूनिट काम या मेरा आधा यूनिट काम करने का मुझको मिलने का हक होना चाहिए, मैं इतना काम कर सकूं। ये बेसिक अधिकार होना चाहिए। अभी देश 75 साल ही पुराना है, निश्चित तौर में जो बात मैं कह रहा हूँ कुछ 2-4 सालों में लोग कहेंगे
अभी जैसे मनरेगा वगैरह करते हैं कि हाँ भाई आपको 300 घंटे आप काम कर सकते हैं, उतने का जीविकोपार्जन कर सकते हैं, तो राइट टू लाइफ पे इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। फिर दूसरा, इतना अंतर नहीं होना चाहिए, लोगों की वेजेस में इतना अंतर नहीं होना चाहिए। क्यों? मेरी थ्योरी पुरानी थ्योरी है, आपने इंटेलिजेंस पूरा 10,000 पीढ़ियों का अकेले थोड़ी पैदा कर दिया है। तो ये जो अंतर थोड़ा होना चाहिए कि मान लो बेसिक यूनिट है बाल काटने का 1 रुपया है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी का कितना होना चाहिए वेजेस, वो कितना कमाए? 5 यूनिट 10 यूनिट। और अभी कुछ लोग अरबों यूनिट कमा रहे हैं, क्या उन्होंने पूरा ज्ञान खुद ही थोड़ी ले लिया है? मैंने बताया ना, पृथ्वी श्रम से चल रही है। कुछ लोग बिना श्रम के करना चाह रहे हैं, उनको रेवड़ियां दी जा रही है, तो उससे ही सारी परेशानी हो रही है, उससे ही असंतुलन हो रहा है। पृथ्वी श्रम से चल रही है, हजारों करोड़ साल से श्रम चल रही है। बिना श्रम के किसी कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। रेवड़ी देना बिल्कुल घोर गलत है। आप श्रम को बैठे बैठे श्रम को खराब कर रहे हैं, ये विकास के लिए पूरी तरह बाधक है। ये तो आदि मानव जैसे होता था। आदि मानव क्यों था? आदि मानव 10,000 साल पहले कुछ ही काम नहीं करता था और अपना जो है खाया पिया। आदमी धीरे धीरे डेवलप करता गया तो डायमेंशन बढ़ गए। पहले 3-4 डायमेंशन थे, जैसे शेल्टर चाहिए, कपड़ा चाहिए और खाना चाहिए, पर आदमी की जीने के कई डायमेंशन बढ़ते रहे। अब आपको इंटरटेनमेंट चाहिए, करेक्ट है ना, आपको स्पेस में जाने के लिए डायमेंशन हो गया। तो डेवलप्ड आदमी के डायमेंशन बढ़ते जा रहे हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तो उसको श्रम और ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये फ्री देना तो बिल्कुल पूरी से गैर कानूनी है। सरकार खुद ही महाचंदा कमेटी है, सरकार को फी देने का किसी सरकार को हक नहीं है। पृथ्वी पर आप आए, अपना श्रम कीजिए और श्रम के अनुसार से अपना जीवन जिए और दुनिया छोड़ चलिए। और मैं तो उसके एक कदम चाहता हूँ कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक जनरेशन दूसरे जनरेशन होना नहीं चाहिए। आपका बेटा है, आपने कमा लिया, अपने बेटे को आप पूरा नहीं दे सकते हैं, 10% दे सकते हैं उसका ट्रांसफर ऑफ। उससे क्या होगा? मान लो 10 आदमी ने पैसे कमा लिए, अब वो उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया, तो 10 आदमी ने काम ही नहीं करना पड़ा, पैसे मिलेगा उनको, तो 10 आदमी का आगे काम ही नहीं मिलेगा। तो दुनिया के विकास में 10 आदमी कम हो जाएंगे ना, उनकी विकास होगा। मेरी बात समझे नहीं आप? तो बिना श्रम के कुछ मिलना नहीं चाहिए। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक जनरेशन दूसरी जनरेशन हो तो कम से कम उसमें 90% टैक्स होना चाहिए। आपने बेटे को 10% दें, क्योंकि वरना तो फिर अगली पीढ़ी काम ही नहीं करेगी। मान लो देश में 10 करोड़ लोग हैं, वो 1 करोड़ लोग मान लो अमीर हो गए, तो उन्हें कुछ श्रम करना ही नहीं, उन्हें बहुत कमा लिया, तो 9 करोड़ लोगों को बाकी सब काम करना पड़ेगा। जैसे मैं पुलिस में बोलता था, एक थाना है, थाने मान लो 20 लोग हैं, बाद में 3-4 लोग काम करते हैं, तो क्या होता है? उन्हीं 3-4 लोगों पे पूरा लोड पड़ा जाता है, बाकी 10 लोग काम नहीं करते हैं, तो वो 9-10 लोगों का काम जीरो हो जाता है, तो नेट विकास स्लो हो जाएगा ना। तो बिना श्रम के पृथ्वी पे किसी को देने का हक नहीं है। बिना श्रम के केवल भगवान को हक है कि 1 मिनट में सूरज बना दे, चांद बना दे, सोना बना दे, वरना किसी को दुनिया में हक नहीं है फ्री में रह रहा है। वो सरकारों को तो बिल्कुल हक नहीं। सरकार तो खुद ही सारे लोगों को टैक्स कलेक्शन काम सरकार चलती है। गणेश जी का चंदा जैसे होता है ना, मोहल्ले में गणेश जी बैठाते हैं, लोग बैठाते हैं, वो उसमें से जो चंदा ले पैसा बचता है उससे गणेश चलाते हैं, जैसे कोई गणेश चलाता नहीं, वैसी सरकार है। सरकार हमारे टैक्स चलती है। सरकारों की बात क्लियर होनी चाहिए, वो हम सब मिलकर सरकार बनाते हैं, ये भी सोचना चाहिए सरकार हम सब ने मिलकर बनाई, चाहे ये सरकार हो चाहे 20 सरकार। बोलते हैं ना शिवराज सिंह की सरकार या दिग्विजय सिंह की सरकार, या ये सब गलत सेंटेंस है। सरकार सरकार है, किसी की सरकार नहीं। कोई भी एक किसी का नाम देके बोलना सरकार है, ये समस्त मानवता का उपहास उड़ा रहे हैं। That's all. तो ये थे स्पष्ट और बेबाक बात कहने वाले पुलिस अफसर, जिन्होंने पूरे अपने पुलिस जीवन में स्पष्टवादिता के साथ नौकरी की, और साथ ही वो बता रहे हैं कि वास्तव में जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, और श्रम से ही सरकार, जीवन, समाज और ये संसार चलता है, और यही चलते रहना चाहिए। देवेंद्र जायसवाल, अश्वमेध न्यूज, भोपाल।